एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट केमिकल इक्विवेलेंस, लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग एंड मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में बताऊंगी और आपको इस बारे में बताऊंगी कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने जनरेट होंगे, और ऐसे प्रोटॉन्स जो केमिकली इक्विवेलेंट हैं वो कौन सी वजह है कि जो उनको केमिकली इक्विवेलेंट बनाती है, और उसके साथ साथ वो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट कंपाउंड जो कि हमारे पास देखने में लगते हैं कि वो केमिकली इक्विवेलेंट है लेकिन वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होते। इट मीन्स कि वो नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो डिफरेंट शो करते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल सोल्व अ स्पेक्ट्रा, लाइक ये हमारे पास है और हम देखेंगे कि इसके अंदर टू पिक्स क्यों आ रही हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखेंगे केमिकल शिफ्ट की, और उसके ऊपर देखेंगे जैसे हमारे पास ये कंपाउंड डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पे की वैल्यू शो कर रहा है और हमारे पास कार्बोनिल के साथ वाला सी एच डिफरेंट कर रहा है, तो हम डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, जिसके बारे में मैं आपको स्लाइड नंबर 1 पे जो है वो बताया हुआ था। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजह है कि बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन है वो हाई केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्रोटॉन्स जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो लो शो करते हैं, और उसके बाद हम एसपी की तरफ जाएंगे और एट दी एंड मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कौन कौन सी है, किस तरह के प्रोटॉन्स की, और ये किस तरह हेल्प आउट करेंगी आपकी स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करने में। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विवेलेंस, लाइक हमारे पास ऐसी चीज़ जो केमिकली इक्विवेलेंट है, एक जैसी है। जैसे अगर आप देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये आपका CH3 है, देन कम्स हमारे पास ये CH2 आ गया और ये हमारे पास आ गया Cl। या इससे भी सिमिलर सी एग्जांपल ले लेते हैं CH3Cl, जिसको हम ज़रा खोल के लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, देन एक और हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये आपके पास Cl आ गया, और ये आपके पास एक और हाइड्रोजन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इस क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और इसका -I इफेक्ट होता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास एच के ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से -I इफेक्ट लगेगा। इसी तरह सेम वही इफेक्ट आपके इस एच के साथ लगेगा, यानी ये जो सी एच का इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट है, वो सेम है जो कि इस सी एच का है। ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे क्लोरीन पे जो है वो हमारे पास मौजूद है, और यहाँ सेम इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी। इट मीन्स कि तमाम हाइड्रोजन के ऊपर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या है, सेम है। इट मीन्स कि इनका केमिकल इन्वायरमेंट भी है सेम, और जब इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करेंगे। लाइक आप अगर बात कर रहे हो कि हमने क्लोरीन के CH3 के साथ वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना है बाय यूजिंग सम रिएजेंट, तो आपके जितने इस हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस है उतने ही इस हाइड्रोजन के, यानी इनकी केमिकल नेचर क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर प्रोटॉन की जो हमारे पास जैसे यहाँ पे है उनकी केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है, तो मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं वो मैग्नेटिकली भी सेम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास इस कार्बन से नेक्स्ट वाला जो अटैच है, एटम अटैच है, उन दोनों के दरमियान, यानी हमारे पास यहाँ C और Cl के दरमियान फ्री रोटेशन है या नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास जो Cl और C है ये फ्रीली रोटेट हो सकता है, ये H और ये कार्बन के दरमियान फ्रीली रोटेशन है। एज ए रिजल्ट हमारे पास अगर लेट्स सपोज एक पॉइंट पे ये CH का ग्रुप इस पॉइंट पे है, दूसरे पे वो नहीं हो सकता, नीचे और नीचे वाला ऊपर हो, यानी ये फ्रीली रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीली रोटेटिंग सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं एटम्स, उनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होते हैं। अगर वो केमिकली इक्विवेलेंट है तो वो मैग्नेटिकली भी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, उसके अंदर भी केमिकल इक्विवेलेंस होती है। जैसे कि अगर आप इस बेंजीन रिंग को देखें, अब इस बेंजीन रिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास ये कुछ यूँ होगा, और आपका ईच प्रोटॉन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट होगा दूसरे के, यानी हमारे पास यहाँ पे जो CH का सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो सेम इस CH के सिग्नल के इक्वल होगा और ये इसके होगा। अब हमारे पास अगर मैं इसको शो करूँ, अगर यहाँ पे हम इसको रेस करें
तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ लेट्स सपोज 6 इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब इस प्रोटॉन का हमारे पास जो है वो सिग्नल 1 प्रोड्यूस होगा और इसका भी उसी पॉइंट पे शो होगा, देन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और हाई हो जाएगी, इसका भी उसी पॉइंट पे शो होगा और इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, यानी 6 प्रोटॉन्स का क्या होगा, एक ही पॉइंट पे इंटेंस सिग्नल जो है प्रोड्यूस होगा इन HNMR। इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी हर CH2 जो है वो एक ही जैसे इन्वायरमेंट में है, तो यहाँ भी एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। इन केस ऑफ एसीटोन हमारे पास दोनों जो मिथाइल ग्रुप्स है एक सिंगल कार्बोनिल के साथ अटैच है, जो कि दोनों के मिड में आ रहा है, और हमारे पास इसके ऊपर जितना कार्बोनिल का इफेक्ट है इस CH3 के ऊपर भी उतना ही है। इट मीन्स कि हमारे पास ये भी एक ही सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक से ज़्यादा सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड कीप इन माइंड कि मैं जब भी यहाँ पे एक सिग्नल की बात कर रही हूँ, एक तो ये सिग्नल हो गया, ठीक है, और हमारे पास जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मे बी सिग्नल जो है वो आगे से स्प्लिटिंग उसकी हुई हो, मैं उसके बारे में भी नहीं जा रही, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे N1 स्प्लिटिंग के बारे में। अभी सिर्फ मैं आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में बता रही हूँ, यानी अगर 1.6 पे एक सिग्नल है, एक 2.1 पे है, चाहे वो फर्दर सिग्नल जो स्प्लिट हुआ है उसकी डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात कर रहे हैं ऑन डिपेंडिंग अपॉन केमिकल एंड मैग्नेटिकल इक्विवेलेंस फिनोमिना। अब यहाँ पे आपके पास है CH3 CH2 CH2Br यानी ब्रोमोप्रोपेन। अब ब्रोमोप्रोपेन के अंदर ये CH2 और ये CH3, इनके जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे के केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है। देखो खुद जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो ये तीनों प्रोटॉन जो है वो खुद में, यानी इस तीनों प्रोटॉन के जो केमिकल नेचर है वो तीनों की सेम है, 2 प्रोटॉन के आपस में सेम है, एक 2 प्रोटॉन्स के आपस में सेम है, लेकिन इन 3 प्रोटॉन्स की और इन 2 प्रोटॉन्स की नहीं सेम। क्यों? हमारे पास ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ ज़्यादा अटैच है, ज़्यादा करीब है, उस कार्बन के प्रोटॉन की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसके ऊपर इफेक्ट होगा और सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी हमारे पास इस CH2 के ऊपर इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, देन उससे थोड़ा कम होगा इसके ऊपर, सबसे कम होगा इसके ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है CH2 के, ये एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि दोनों CH2 के ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। जितना CH2 के लाइक अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो CH और ये हमारे पास है CH और ये है आपके पास Br और ये आपके पास है एक और C और ये आपके पास है H और ये भी आपके पास है H और ये सो ऑन आपका चलता जा रहा है। अब ये इस कार्बन हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन पे इफेक्ट है वही इसके हाइड्रोजन पे होगा, यानी 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल होगा, यानी 2 प्रोटॉन्स का क्या हुआ, 1 सिग्नल हुआ। इसी तरह इन 2 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल होगा, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास इन 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट यानी मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट जो है हमारे पास एटम्स कितने हैं। जितने ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, सिग्नल्स होंगे, और जितने केमिकल इक्विवेलेंट होंगे उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि 3 का एक आएगा, 2 का एक आएगा, 6 का एक आएगा या 9 का एक आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के हैं, जो वही वाली एग्जाम्पल आ गई 2 और ये 3। इस केस में हमारे पास एक टाइप का ये हो गया, एक टाइप का ये हो गया, मे बी यू आर थिंकिंग कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का, बट इट इज़ नॉट। लाइक हमारे पास ये वाला मिथाइल ग्रुप, इसके जो प्रोटॉन है वो उसके ब्रोमीन से क्या है 2 सिग्मा, लाइक हमारे पास अगर 1 सिग्मा मोड, सेकंड सिग्मा मोड, यानी हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो 2 सिग्मा मोड्स के बाद आता है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे मिथाइल की जो कि इस साइड पे है, उसके प्रोटॉन का भी जो डिस्टेंस है वो उतना ही है, तो वो उसके ऊपर उतना ही इफेक्ट जो है वो शो करेगा। यानी दोनों मिथाइल्स के ऊपर जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी केमिकल इफेक्ट है वो सेम है। सेकेंड बात ये होगी कि दोनों फ्रीली रोटेटिंग है, हमारे पास ये वाला बॉन्ड भी फ्रीली रोटेट कर सकता है और ये भी बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकता है। इट मीन्स कि ये 3 प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है और ये भी 3, तो हम कह सकते हैं ये 6 के 6 केमिकल इक्विवेलेंट है क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है। दोनों मिथाइल के नेबर में CH है, इस मिथाइल के भी और इसके भी, दोनों के 2 सिग्मा बॉन्ड्स, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड के फौरन बाद आपके पास ब्रोमीन है और इसमें भी ऐसा ही है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये दोनों जो CH3 है, ये 6 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा और ये जो मिड वाला एक प्रोटॉन है इसका क्या होगा, एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा, यानी हमारे पास टोटल 2 तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे अगर आप बात करें, ये हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है। इसके केस में हमारे पास यहाँ पे जो CH3 है इसके ऊपर केमिकल जो हमारे पास इफेक्ट है ऑक्सीजन का वो डिफरेंट होगा और इस CH2 पे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये वाला CH2 फर्दर एक CH3 के साथ भी अटैच है, यानी एक और कार्बन के साथ अटैच है और यहाँ से भी वो कार्बन के साथ अटैच है। इट मीन्स कि हमारे पास
इस CH3 की नेचर डिफरेंट होगी और इस CH3 की डिफरेंट नेचर होगी। इस CH3 का डायरेक्ट एक ऑक्सीजन से लिंक है और इसका एक CH2 के थ्रू लिंक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल 3 प्रोड्यूस होंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों मिथॉक्सी की नेचर सेम है, तो नंबर ऑफ सिग्नल 1 होगा। 1 2 3 4, अब 4 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन मे बी यू हैव एन आइडिया कि हमारे पास एक मिथाइल ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है, 3 मिथाइल एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर एक ऑक्सीजन से अटैच है। अब अगर आप इन 3 मिथाइल को देखें तो ये मिथाइल इस ऑक्सीजन के साथ सेम इफेक्ट के साथ है, यानी ये मिथाइल 2 सिग्मा बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन से अटैच है, ये भी 2 के साथ और ये भी 2 के साथ। लेकिन ये जो मिथाइल है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इसका मतलब कि जो एक ही नेचर के हैं वो हमारे पास 9 प्रोटॉन क्या करेंगे, एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो हमारे पास 3 प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। अब आपके पास NMR स्पेक्ट्रल एक्सपोज दिया होगा, ठीक है। उन्होंने जो है वो यहाँ पे एक लंबी सी पिक शो की हुई है और उन्होंने कहा है कि ये 9 प्रोटॉन की है और ये आपके पास 1 प्रोटॉन या 3 प्रोटॉन की जो है वो एक पीक आई। तो जैसे ही आपके पास 9 प्रोटॉन की आएगी तो आपके फ़ौरन जहन में आ जाना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी नेचर का कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 तरह के मिथाइल ग्रुप्स जो है वो अटैच है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास 9 प्रोटॉन का जो है वो सिंगलेट शो हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट है, ये मैंने आपके पास से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रो के सामने वाला ए हमारे पास प्रोटॉन 1 है, ठीक है। नाइट्रो की मेटा वाले 2 हैं, तो मेटा वालों की नेचर जो है वो एक जैसी होगी, पैरा वाले की एक जैसी, पैरा वाला अलग नेचर शो करेगा, दोनों मेटा वाले एक ही तरह के इन्वायरमेंट में वो एक जैसी शो करेंगे, दोनों ऑर्थो वाली सेम करेंगे, यानी एक ऑर्थो वाला सिग्नल, यानी 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल होगा ऑर्थो 2 प्रोटॉन का, फिर 2 मेटा के 2 प्रोटॉन का और एक पैरा के प्रोटॉन का। लाइक हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आपके पास 3 आएंगे और वो होंगे 5 प्रोटॉन्स के 3 सिग्नल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो कि दिखने में लगते हैं कि वो अगर केमिकल इक्विवेलेंट है तो वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। लाइक अगर आप देखें तो ये ब्रोमीन जो है 2 बॉन्ड डिस्टेंस पे है एच से, और इससे भी 2 बॉन्ड डिस्टेंस है, तो यू में से एक है हमारे पास ये दोनों प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इक्विवेलेंट नहीं है। वजह क्या है कि आपका HC है यहाँ पे और ये इसकी नेचर क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, और इसी तरह HA भी कर सकता है और HB भी कर सकता है। अब होता क्या है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का HA पे डिफरेंट इफेक्ट होगा लेकिन HB पे डिफरेंट होगा। जो इसके ऑर्थो में है उसके साथ ये डिफरेंट इफेक्ट शो करेगा, जो इसके बी मतलब पैरा में वो सॉरी ये जो इसके सिस में है उसके साथ डिफरेंट करेगा, जो इसके ट्रांस में है उसके साथ डिफरेंट करेगा। इट मीन्स के मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों पे इसका डिफरेंट होगा। अगर ये होते फ्रीली रोटेटिंग तो हो सकता था एच भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाता और एच ए इधर आ जाता, लेकिन हमारे पास ये बॉन्ड जो है फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड बॉन्ड है। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर फिक्स्ड बॉन्ड होता है और फिक्स्ड बॉन्ड के बाद हमें दिखने वाले प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली होते नहीं, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड का इस पर डिफरेंट इफेक्ट होगा, इस पर डिफरेंट इफेक्ट होगा, और बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास एक सिग्नल इसका प्रोड्यूस होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा। लाइक हमारे पास डिफरेंट जगह पे रेजोनेंस का फिनोमिना शो करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस के लिए किस तरह शील्डिंग इफेक्ट होता है और किस तरह डी शील्डिंग होती है, वो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। आप उसको जाके देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगी। इसी तरह हमारे पास अगर आप क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन देखें तो क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या है, हमारे पास अगर आप इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास HA जो है और HE एक दूसरे के क्या है, सिस में है, और HB और HE हमारे पास है ट्रांस में। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, वैसे ये सिस्टर्स आइसोमेरिज्म की तरफ हम नहीं जा रहे क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक कार्बन के साथ अटैच जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, या मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ क्योंकि ये फ्रीली रोटेटिंग ग्रुप्स हमारे पास नहीं होते। अब HA और HE, अब इनका जो इंट्रैक्शन है अब ये डिफरेंट होगा और HA HB का डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करेगा, ये डिफरेंट करेगा, HE तो ऑब्वियसली डिफरेंट करेगा। इसी तरह अगर आप इन दो को कंसीडर करें, ये दोनों को, तो ये हमारे पास क्या है, HC और HC सेम हमारे पास मैग्नेटिकली भी सेम है
और केमिकली भी सेम है। इट मीन्स कि दोनों प्रोटॉन के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो सेम होगी। इसी तरह HD और ये वाले HD की। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें, HC और HD आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एक HE के क्या है, सिस में है और दूसरा ट्रांस में है। तो डेट्स वाई हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो 5 होंगे। इस केस में 3 होंगे, 1 2 3। इस केस में 1 2 3 एंड 4 एंड देन दिस वन 5। तो 5 सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका स्पेक्ट्रा दिया गया है। ये हमारे पास 9 प्रोटॉन्स का एक वो दिया गया है, और ये हमारे पास है 2 प्रोटॉन्स का एक दिया गया है। आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ने बताई हुई है और एक सिग्नल जो है प्रोड्यूस हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये CH3, ये CH3 और ये CH3 ये क्या इक्वलेंट है। मैंने बताया था जब भी 9 प्रोटॉन का एक जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस हो तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास एक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्रोटॉन्स का एक आ रहा था, वो ये वाला है, और एक आपके पास ब्रोमीन। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हुए 2, एक इसका और 9 हमारे, और एक इसका 9 प्रोटॉन्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पे वैल्यूज़ क्यों आती हैं हमारे पास कंपाउंड्स की। जैसे आप देख रहे होते हैं सैचुरेटेड सिस्टम की 0 से 2 में आ रही होती है अलिलिक, या हमारे पास कार्बोनिल के साथ, चाहे वो एस्टर का कार्बोनिल हो चाहे वो हो हमारे पास कीटोन का, उसके हमारे पास जो सैचुरेटेड साइड पे जो कार्बन है उसके ऊपर जो लगी हुई हाइड्रोजन है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2.5 के करीब आ रही होती है, चाहे वो किसी का भी हो। एरोमेटिक के साथ वाले कार्बन हाइड्रोजन की जो पीक है वो भी इसी रेंज में आ रही होती है। इसी तरह हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उनकी 4.5 तक आ रही होती है। विनाइलिक की डिफरेंट होती है, देन एरोमेटिक, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। अब ये सारी होती है करेक्टरिस्टिक वैल्यूज। लाइक अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आपको बताया हुआ स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, यू कैन ईजिली गेस कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। लाइक आपके पास एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है और उन्होंने 2.5 के पास एक सिग्नल जो है वो शो किया हुआ है। यू विल बी श्योर डेट हमारे पास या तो ये एरोमेटिक के साथ वाला कार्बन है, उसका हाइड्रोजन है, या हमारे पास ये कार्बोनिल के साथ वाले का। तो आप जो है वो गेस कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ वैल्यूज तो नहीं ना दी हुई, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताया होगा। देन आप जब डिफरेंट रूल्स अप्लाई करोगे तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर तक पहुंच जाओगे। अभी सिर्फ हम बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरह आप, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप किस तरह आप जो स्पेक्ट्रा ड्रा कर सकते हैं, और अगर स्पेक्ट्रा दिया है तो किस तरह आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि ये डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट वैल्यूज क्यों शो करते हैं। वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट को समझने के लिए आपके पास शील्डिंग का इफेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, जो कि आपके स्पेक्ट्रोमीटर से पहले वाली वीडियोस है उनके अंदर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास किस तरह इफेक्ट करती है। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो ये है कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा कंपाउंड दे रही हूँ समझाने के लिए। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने बताया था कि जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो आपके प्रोटॉन के साथ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि होता है अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका इफेक्ट था इतना, एक अगेंस्ट इसके इतना चला गया तो ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मीन्स कि इन्होंने क्या किया, बाहर वाले से बाहर वाले के इफेक्ट को कम किया उसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके, यानी इन्होंने शील्डिंग का फिनोमिना जो है वो क्या किया, शो किया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं नियर बाय प्रोटॉन को। ठीक है, तो अगर हमारे पास कई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपने अटैच कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, क्लोरीन के अटैच करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ मूव करेंगे। एज रिजल्ट आपकी जो कार्बन है वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो वो जो CH के दरमियान मिड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, अब देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा था, रोटेशन हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था और शील्डिंग हो रही थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन से दूर जाएगी, एज रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास उनकी जो फ्रीली रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन हो रही थी वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। एज रिजल्ट
हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी हमारे पास प्रोटेक्शन जो है प्रोटॉन की कम हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। यानी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होने से शील्डिंग जो है वो कम होगी। ठीक है, शील्डिंग कम होगी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी उसके ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, यानी अब देखें, लेट्स सपोज हमारे पास 3 पर्सन हैं, वन इज ए एंड बी एंड सी। अब जो बी एंड सी आर फ्रेंड्स, ठीक है, अब हुआ क्या कि जो आपका ए है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसने इफेक्ट शो करना था सी के ऊपर, लेकिन बी ने क्या किया जो कि उसके नेबरहुड में था, उसने कहा कि मैं जो है एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ जो कि बाहर वाले के अगेंस्ट हो, यानी वो बाहर वाले के अगेंस्ट हो गया। जब वो बाहर वाले के अगेंस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो सी की क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्शन कर रहा होगा, तो इट मीन्स कि वो शील्डिंग कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, यानी बी जब प्रेजेंट होता है तो वो सी की प्रोटेक्शन करता है, जब भी बी दूर जाता है तो ए अपना काम दिखाता है और वो क्या करता है, सी को हार्म पहुंचाता है। इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तब इफेक्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होती जाएगी और उसका इफेक्ट, ए का इफेक्ट जब वो ज़्यादा होता जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, एज ए रिजल्ट डी शील्डिंग हुई, यानी शील्डिंग कम हुई। शील्डिंग कम हुई तो आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और केमिकल शिफ्ट मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल ऑफ टीएमएस एंड योर डिजायर्ड कंपाउंड एच सिग्नल। यानी हमारे पास टीएमएस का और इसका जो डिफरेंस है, लाइक ये 3.2 पे लेट्स सपोज आ रहा है, तो 3.2 इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जितनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो टीएमएस से दूर जाता जाता है। और मे बी यू हैव एन आइडिया अबाउट टीएमएस, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ बताया था कि टेट्रामिथाइल सिलेन इज यूज एज अ रेफरेंस कंपाउंड बिकॉज इट शोज इट्स पीक एट 0 ppm और वो सिंगल पीक शो होती है। सो हेयर इज नेक्स्ट हम बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया ये नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, माइनस आई इफेक्ट है, ये CH3 को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, उससे थोड़ी सी कम होगी यहाँ पे, उससे यानी हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट शो करेगा CH2 पे। नेक्स्ट हमारे पास माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम 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 होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डी शील्डेड कौन सा है, ये वाला CH2 के प्रोटॉन, तो ये हमारे पास हाई वैल्यू पे जो केमिकल शिफ्ट 4.37 पे शो कर रहे हैं। उसके बाद वाले CH2 पे माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम होगा, वो 2.07 पे, और जो नेक्स्ट वाले CH3 हैं वो सबसे कम डी शील्डिंग शो करेंगे और 1.4 ppm पे आपकी वैल्यू जो है वो शो कर देंगे केमिकल शिफ्ट की। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इसके अंदर मैंने एक डिफरेंट एग्जाम्पल जो है वो कोट की हुई हैं। फर्स्ट वन इज CH3F, CH3OH, Cl एंड ब्रोमीन, आयोडीन, और देन हम हाइड्रोजन, और लास्ट में आपके पास टेट्रामिथाइल सिलेन है। अब आपको अगर आइडिया हो तो मैंने जो है बताया था टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं जो कि सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, और जो हमारे पास सिलिकॉन होती है, हमारे पास सिलेन का जो ये CSI है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बहुत थोड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे शो हुई है 1.8, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फ्लोरीन को देखो तो उसकी 4 है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम करेगा, जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, डी शील्डिंग ज़्यादा होगी। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, डी शील्डिंग इज ऑपोजिट ऑफ शील्डिंग, यानी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, कम हुआ। आप ये चीज़ याद रखें। अब हमारे पास जो है वो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाएगी, हमारे पास क्या होगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो उसी तरह इंक्रीज करती जाएगी। और वो इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने से हमारे पास जो है वो डी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे डी शील्डिंग इंक्रीज करती है, शील्डिंग डिक्रीज करती है, तो हमारे पास जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। तो डेट्स वाई हमारे पास जो फ्लोरीन के साथ वाले मिथाइल है, उनके जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे जो है वो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद जो है वो हाइड्रोक्सिल वाले आ जाएंगे, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उसी तरह डिक्रीज होती जाएगी। 4.26 है फ्लोरीन के साथ वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन जिसकी 3.40 है, क्लोरीन के केस में 3.505, देन 2.6 इज 2.16, 0.23 एंड 0 है फॉर टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर होता था ना कि अगर नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इंक्रीज कर दिए जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, यानी माइनस आई इफेक्ट जो है इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी थी वो इंक्रीज कर दी जाती थी। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो उसकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती थी,
इंक्रीज हो जाती थी। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि अगर जिस तरह ये प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, यानी इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास जब डिक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स कि हमारे पास उसके ऊपर क्या हो रही है, डी शील्डिंग ज़्यादा हो रही है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर आप CH Cl3 की बात करें जिसके पास 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, उसके अंदर क्या होगा, 3 क्लोरीन एटम की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। अब अगर आप दो को कंपेयर करें, एक के पास 1 क्लोरीन है और दूसरे के पास क्या है, 2 क्लोरीन है। अब जब 2 क्लोरीन होंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 क्लोरीन बनाऊँ और ये एक हाइड्रोजन बनाऊँ और एक यहाँ पे हाइड्रोजन बना लूँ, और दूसरे वाले के केस में 1 क्लोरीन के साथ जो है वो यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन जो है वो बना लूँ। अब जो ऊपर वाला केस है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यहाँ से भी। अब 2 क्लोरीन एटम्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू 1। यानी अगर आप बल्कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, डी शील्डिंग ज़्यादा होगी। डी शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, डी शील्डिंग ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इट मीन्स कि CH Cl3 जिसमें 3 क्लोरीन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 7.27। देन हमारे पास 2 के केस में 5.30 है और 1 के केस में 3.05 है। लाइक आप देख सकते हैं कि एक नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 1 बाय 1 इंक्रीज करने से आपकी क्या हो रही है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किस तरह इंक्रीज हो रही है। इसी तरह हमारे पास CH2Br है। अगर ब्रोमीन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच है वहां पे वो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। अगर एक कार्बन दूर हो जाए, लाइक हमारे पास यहाँ पे इस CH2 के कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर इसी नेगेटिविटी का इफेक्ट जो कम होगा। एज रिजल्ट यहाँ पे शील्डिंग का जो इफेक्ट, डी शील्डिंग का इफेक्ट है, कम होगा और यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो उससे हिसाब से कम हो जाएगी। जितना CH2 दूर होता जाएगा इस ब्रोमीन से, उसी तरह उसकी जो वैल्यू है केमिकल शिफ्ट की वो डिक्रीज होती जाएगी और जितना करीब होगा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो और जितने उसके करीब वाले प्रोटॉन होंगे उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो प्रोटॉन उससे दूर होंगे उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह इफेक्ट करती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को। अब आपको पता है कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली देखी जाती है sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 के अंदर आपके पास जो है वो 25% एस करेक्टर होता है, sp2 के अंदर आपके पास होता है 33% और sp के अंदर आपके पास होता है 50%। और आप में भी ये चीज़ जानते हो कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है, यानी एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती जाती है। यानी अगर कार्बन है, लाइक ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, लाइक इसके पास डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, sp3 वाला जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे और हाइड्रोजन से थोड़े कम दूर होंगे। लेकिन इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा करीब होंगे, इसके कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होंगे। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लेट्स सपोज लोकेशन यहाँ पे है, इस केस में वो ऑलमोस्ट मिड में होंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर होंगे वहाँ पे डी शील्डिंग क्या होगी, डी शील्डिंग होगी ज़्यादा। एज ए रिजल्ट हमारे पास डी शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि sp2 के अंदर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू sp3। अभी हम जो है वो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को लेके चल रहे हैं, आगे हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स पे आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर हम sp3 और sp2 को कंपेयर करें तो sp2 जो है वो हमारे पास ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो करता है, sp3 कम करता है। ठीक है, अभी आप अपने माइंड में सिर्फ ये रखें, sp के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट केस होता है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1 और अगर आप CH के बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेंगे, डी शील्डिंग इंक्रीज होगी, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। इट मीन्स कि टर्शरी के केस में जिसमें 3 कार्बन के साथ अटैच है फर्दर CH बॉन्ड, वो हमारे पास क्या होगा, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देन हमारे पास सेकेंडरी आएगा, देन प्राइमरी और स्ट्रेन रिंग के अंदर एक डिफरेंट सीन होता है जिसमें स्ट्रेन रिंग की वजह से आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 के बिल्कुल करीब होती है, यानी TMS से बहुत करीब होती है। अब ये जो टोटल रेंज होती है ना हमारे पास इस अल्केन वाले रीजन की, यानी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अनलेस और अनटिल उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद नहीं है। ठीक है,
सिंपल सा आपके पास अल्केन है, अगर टर्शरी होगा तो वो 2 के करीब शो करेगा, सेकेंडरी के केस में 1 और 2 के मिड में, और हमारे पास लाइक 1.2 1.1 1 पॉइंट समथिंग इस तरह, और प्राइमरी के केस में हमारे पास 0 से 1 की रेंज में, और स्ट्रेन जो है वो 0 के बिल्कुल करीब होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रेंज होती है sp3 के केस में, लाइक अगर आपके पास एक कंपाउंड दिया होगा लेट्स सपोज, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास sp3 भी है, sp2 भी है, sp कार्बन्स भी है, तो आप जो है उनकी हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट और एक मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के इफेक्ट को डालते हुए आप वैल्यूज या उसकी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो आप ऑटोमेटिकली जान लोगे कि जो टर्शरी के ऊपर पीक आएगी, टर्शरी की जो पीक आएगी वो हाई केमिकल शिफ्ट पे आएगी, देन हमारे पास सेकेंडरी की आएगी और सबसे कम पे आएगी प्राइमरी की। सो हियर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास क्या होता है कि s करेक्टर जितना ज्यादा होगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के उतने करीब होंगे, हाइड्रोजन से उतने दूर होंगे, एज रिजल्ट हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 5 से 6 की रेंज में चली जाएगी। और हमारे पास जो कि sp3 था उसके केस में 1 से मोस्टली 2 की रेंज में होती है, 1 से 2 की रेंज में होती है, ठीक है। अब एक ना अल्कीन के अंदर एक और सीन होता है, क्योंकि अल्कीन के अंदर होता है पाई बॉन्ड्स। तो जब भी पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और बाकी फिनोमिना भी शो कर रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड्स का क्या करेक्टर होता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाया होता है ऊपर और नीचे। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो ना, होता क्या है कि आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब वो रोटेट करना शुरू कर देता है, उसकी रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें मैंने बेसिक्स बताई थी, मैंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये मूव ऑन करता जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये मूव ऑन कर रहा है ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एज रिजल्ट आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जिसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, ठीक है। अब आपको पता चला कि इस डायरेक्शन की वजह से हमारे पास जो है ये अगर आप देखें तो ऐसे आप देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर है वो हमारे पास अलोंग विद दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जो रीजन है, यानी ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये क्या है, डी शील्डेड रीजन है, जिसके अंदर क्या है आपके जो मैग्नेटिक फील्ड कंपाउंड का प्रोड्यूस हुआ है वो अलाइन करता है विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके जो प्रोटॉन है एक्चुअली पाए जाते हैं डी शील्डेड रीजन में, जिसकी वजह से उसकी डी शील्डिंग ज्यादा हो जाती है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। असल जो फिनोमिना होता है हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ वो ये फिनोमिना होता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का। इसकी तरह हमारे पास यहाँ पे भी क्या होता है, आपके प्रोटॉन एक किस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन मैग्नेटिक फील्ड है वहां, यानी डी शील्डेड रीजन में। एज ए रिजल्ट इसकी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बात करें बेंजीन रिंग की, बेंजीन रिंग के केस में बहुत ज़्यादा वैल्यू चली जाती है ड्यू टू मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने स्लाइड नंबर 1 पे लिखा हुआ था कि आज के टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। अब मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के अंदर क्या होता है एक्चुअली, आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपने उसको क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते ही उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसने रोटेट करना शुरू कर दिया, लाइक दिस 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 दिस, और उन्होंने जो रोटेशन शो कर दी, सर्कुलेशन शो कर दी, जिसको सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, यानी बेंजीन रिंग के अंदर वो है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और बेंजीन रिंग के बाहर जो कि प्लेनर है बेंजीन रिंग के, उधर है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इसका डी शील्डेड रीजन है ये वाला ब्लू वाला, और अगर आप इस रेड वाले को शो करें तो ये इसका है शील्डेड रीजन जो जो अंदर से गुजर है, ठीक है, यानी डी शील्डेड, ये शील्डेड रीजन है और ये बाहर वाला डी शील्डेड। अब अगर आप इसके प्रोटॉन्स देखें तो ये पाए जाते हैं इंतहाई डी शील्डेड रीजन में। एज ए रिजल्ट इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास जो है 6.5 से 8.5 की रेंज में होती है, यानी हमारे पास ये अल्कीन से भी ज़्यादा हो जाती है। हम तो कंसीडर कर रहे थे कि भाई ये 2 से 3 या 3 से 4 की रेंज में आए, अगर ज़्यादा भी आए तो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है 6.5 से 8.5, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होने की वजह से डी शील्डेड रीजन भी ज़्यादा होता है, और वहाँ पे इसके पाए जाते हैं प्रोटॉन्स। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो हायर हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके साथ आपको बताया कि अंदर वाला शील्डेड रीजन है, तो ऐसे प्रोटॉन जो शील्डेड रीजन में है वो हाईली शील्डेड होंगे एज रिजल्ट, क्योंकि वो डी शील्डिंग कम है, एज रिजल्ट उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। अब आप देख सकते हैं इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये जो हमारे पास 6 प्रोटॉन है ये इंतहाई शील्डेड रीजन में है, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो बहुत ही कम कम होगी, ठीक है।
और इसी तरह हमारे पास इस CH2 के हमारे पास जो प्रोटॉन है वो शील्डेड रीजन में है, ये भी हमारे पास शील्डेड रीजन में है। एज ए रिजल्ट इसकी -1.4 ppm, लाइक हमारे पास टेट्रामिथाइलसिलेन TMS की 0 पे थी, इसकी 0 से भी कम होंगी है, क्योंकि वो रीजन अगर बाहर वाला ज़्यादा डीशील्डेड है तो अंदर वाला ऑब्वियसली ज़्यादा शील्डेड होगा। तो जब ज़्यादा शील्डेड हुआ तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, लाइक -1.4 ppm। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अल्काइन के बारे में, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में तुम आप लोग सोच रहे होंगे भाई sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे कम वैल्यू आई, sp2 में उससे ज्यादा आई, अल्कीन के केस में sp2 वाला सीन थोड़ा और ज्यादा हो गया क्योंकि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का इफेक्ट आ गया। लेकिन sp के अंदर आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कोई 9-10 पे पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता? कि इसके अंदर जो प्रोटॉन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शील्डेड रीजन में। लाइक यू कैन से कि ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्राउड जो है वो रोटेट किया इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इनसाइड वो है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक्सटर्नल का इतना इफेक्ट है, इंटरनल का इतना है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से पड़ रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी केमिकल शिफ्ट जो है वो कम होगा। इस वजह से ये वाले जो प्रोटॉन है वो 2 से 3 की रेंज में आपके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू शो कर रहे होते हैं। यानी अल्केन के केस में क्या था 1 to 2, यानी 0 से 2 के दरमियान। अल्काइन के केस में 2 से 3, और अल्कीन के केस में हमारे पास 4.5 से 6.5 आ गया, और बेंजीन रिंग के केस में 6.5 से लेके 8.5। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा कि आपके पास स्पेक्ट्रा दिया हो तो आप डायरेक्ट उसका देख के कहाँ पीक आई हुई है आप जल्दी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HNMR वैल्यूज। ये हमारे पास डिफरेंट आपके पास वैल्यूज दी हुई है, हर एक की स्पेसिफिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई हुई है। अब इस अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका कंपाउंड कौन सा है। इसको हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।